नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने हिंदी साहित्य में बीए थर्ड ईयर का पहला पेपर स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो सिलेबस है उसे देखा। उसके पश्चात हमने इसकी पहली इकाई ली, हिंदी भाषा और उसकी मूल आकर, यानी कि इसकी जो मूल भाषाएं हैं, इससे पहले जो इसकी मूल भाषाएं हैं उसके बारे में हमने देखा। और उसके पश्चात हम हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और आगे उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ। फिर अब उसके विकास में इससे आगे हम आज लेंगे। तो जैसे हमने पहले कल की क्लास में बताया था कि हमारी सबसे पहले जो थी संस्कृत थी, तो हिंदी में जो शब्द के रूप में, भाषा में जो शब्द के रूप में काम में लिए जाते हैं, उसमें जो तत्सम शब्द आते हैं, तत्सम शब्द जो आते हैं, तत्सम यानी कि समान, जो संस्कृत के शब्द हमारे हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए, उन्हें क्या कहा गया? तत्सम शब्द कहा गया। ठीक है। तो हिंदी में जो शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं? जो संस्कृत के शब्द है, ज्यों के ज्यों लिए गए, उनको तत्सम शब्द के रूप में जाना गया। फिर तद्भव, भव यानी कि परिवर्तन करके, भव यानी कि परिवर्तन करके, यानी कि संस्कृत के शब्द थे उन्हें हिंदी में प्रयुक्त करके उनमें कुछ परिवर्तन करके जैसे लिया गया, उसे तद्भव शब्द कहा गया। फिर उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पर कई लोगों ने राज्य किया, तो जो राजाओं ने शासन किया, तो उनकी भाषाओं का असर भी हमारी भाषा पर पड़े बिना नहीं रहा। तो हमारी भाषा में जो बाहरी लोगों के भाषाओं का जो प्रभाव पड़ा और हम जो उन शब्दों को हिंदी में लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द या देशज शब्द, देशज या विदेशी शब्द। तो उस प्रकार हम यहाँ पर उन्हें भी काम में लेते हैं, तो हमारी भाषा में क्या होगा? देशज शब्द भी आएंगे। फिर हमने जो हमारी इसकी मूल भाषा है उसके अंतर्गत हमने ये देखा अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। तो जो उस समय प्रचलन में थी अपभ्रंश भाषा, और उसके जो बिगड़े हुए रूप के कुछ ऐसे शब्द थे जो हमने हिंदी में वैसे के वैसे ले लिए, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? अपभ्रंश शब्द कहेंगे। तो जो हमारी हिंदी है, तो हिंदी के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी और अपभ्रंश, इन चारों भाषाओं के शब्द सम्मिलित होते हैं। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो जैसे पर्यक, पर्यक कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, जो कि हम कई बार हिंदी में ज्यों के त्यों लेते हैं। ठीक है। और पर्यक का अर्थ है पलंग, और पलंग जो हमारा कौन सा शब्द है? हिंदी का शब्द है, जिसमें हमने परिवर्तन किया है, हमारी सुविधा के अनुसार हमने परिवर्तन किया है। ठीक है। फिर माचा, माचा क्या है? उसका अपभ्रंश रूप, क्योंकि माचा जो शब्द है, जो माचा शब्द किससे आया है? मचान से। जब शिकार करने जाते थे और जंगल में मचान बनाया जाता था, तो उस जो मचान की जो आकृति थी वो कैसी थी? चारों तरफ चार बांस लगाकर और बीच में बैठने की जगह, तो उस आकृति को क्या कहा गया? मचान कहा गया। और जो हमारे पर्यक पलंग की जो आकृति है, उस मचान से मिलती जुलती होने के कारण उस मचान को बिगाड़कर अपभ्रंश के रूप में हमने क्या नाम दे दिया? माचा। तो इस प्रकार हमने शब्दों को परिवर्तित करके हमारे सुविधा के अनुसार ज्यों के त्यों लेकर और जैसे तैसे लेकर हमने उन्हें काम में ले लिया। ठीक है। अब इसमें जो चौथी जो भाषा का शब्द है वो देसी या देशज शब्द, देशज शब्द के रूप में, जैसे हम कई शब्द ऐसे होते हैं जो उर्दू के लेते हैं, उर्दू के शब्द हम ज्यों के त्यों हिंदी में ले लेते हैं। जैसे कई ऐसे विदेशी शब्द हैं, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम हमारी हिंदी में हॉस्पिटल को वैसे के वैसे हिंदी में लिखते हैं। जबकि हमारे जो संस्कृत भाषा अगर हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रुग्णालय। ठीक है। और हमारे हिंदी में लेंगे तो उसको बोलेंगे अस्पताल।
लेकिन ये हॉस्पिटल शब्द हमारे हिंदी भाषा का कहीं का भी शब्द नहीं है। हमने इंग्लिश का लिया, हमने हमारी सुविधा के अनुसार उसको हॉस्पिटल हिंदी में जो कहते हो काम में ले लिया, और धीरे धीरे आते आते हमारे साहित्य के अंतर्गत भी वो हॉस्पिटल हिंदी में प्रयुक्त हो गया। उसी प्रकार कॉलेज, उसी प्रकार वकील, ऐसे कई शब्द हैं जो कि हम विदेशी शब्द होते हुए भी हम हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में हम हमारे साहित्य के रूप में उसे काम में लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया, हिंदी का जो आगे विकास है कैसे हुआ और हिंदी में हमारे क्या क्या है। फिर उसके बाद में ये तो हो गई हमारी मौखिक रूप से हिंदी भाषा क्या है, लेकिन अगर हम मौखिक रूप से ही सारा कार्य करेंगे तो हम उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और ना उस भाषा को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बता पाएंगे कि हमारे इस समय क्या था, इसमें क्या नया जोड़ना चाहिए और आप इसके द्वारा क्या सीख सकते हो। क्यों कि हमारे यहाँ पर पहले भी जब संस्कृत प्राकृत की ये जब आम भाषा क्यों नहीं हो पाई, क्यों कि इनकी जो लिखित रूप है, इनका जो साहित्य है वो आम जन तक नहीं पहुँच पाया। तो आम जन तक पहुँचाने के लिए जो हिंदी भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमने जो लिपि का काम में लिया, यानी कि लिखने के काम में लिया, उसको क्या कहा गया, देवनागरी लिपि कहा गया। संस्कृत को क्या कहा गया, ब्रह्म लिपि कहा गया। तो उसको क्या कहा गया, देवनागरी लिपि कहा गया। देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी भाषा के लिखने के काम आती है, उसे हमने क्या नाम दिया गया, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के अंतर्गत वह ये जो चारों तत्सम, तद्भव, देशज, अपभ्रंश, इनका वर्णन किया जाता है। उसके अलावा जो हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है, अ से लेकर य से ज्ञानी तक, उसका वर्णन किया जाता है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो हम अंक के रूप में जो हम गिनती सीखते हैं, और वो भी हिंदी भाषा की 1 2 3 4, ये अंग्रेजी भाषा की ये नहीं, 1 2 3 4 जो हम हिंदी भाषा की है, वो अंक जो 1 से 9 तक है वो हम देवनागरी लिपि के अंतर्गत लेते हैं और देवनागरी के अंतर्गत हमें सिखाई जाती है। उसके पश्चात देवनागरी लिपि के में हम वही अंकों को, वही वर्णों को और वही शब्दों को काम में लेते हैं जो कि वो हमारे शब्द समूह के द्वारा, जो हमारे आयोग के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, और आयोग के द्वारा ही ये जो बताया जाता है तो हम उसी के अंतर्गत इसे बोलते हैं और उसी के अंतर्गत हम साहित्य में उसे ली जाती है। फिर अब देवनागरी, ब्रह्म लिपि और खरोष्ट लिपि 2 लिपियों के द्वारा बनी हुई है। ब्रह्म लिपि मैंने आपको पहले बताया जो संस्कृत भाषा की थी, जो ब्राह्मी लिपि थी, और खरोष्ट लिपि जो खर एवं ओष्ठी, यानी कि खर जो पशुओं के खर के द्वारा, यानी कि जो जिसकी लिखावट ऊबड़ खाबड़ हो, और ओष्ठी जो होठों के मिलने पर जो बनती है, गधे के होठ वाली, यानी कि जिसकी की लिखावट ऊपर नीचे हो, उसे खरोष्टी लिपि। इन दोनों लिपियों से मिलकर हमारी देवनागरी लिपि का निर्माण किया जाता है। तो इसमें इसकी वैज्ञानिक लिपि के अनुसार यह लिपि, इसमें जो अलग अलग हमारे जो वर्णमाला है, वर्णमाला को हम जिस तरीके से बोलते हैं उसी प्रकार से उसका वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे कि जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्ण हैं उन प्रत्येक में 5 वर्ग होते हैं, यानी कि 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ढ, ठीक है। तो हम इन्हें अलग पहचान देने के लिए क्या कहते हैं, क वर्ग। जैसे च में है तो च, छ, ज, ज, न, तो इसको क्या बोलेंगे, च वर्ग, ठीक है। उसके अलावा हम इन वर्णों को जिस तरीके से हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि के अनुसार हम इन्हें अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे जिन वर्णों की ध्वनि होठों के मिलने से होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ्य कहते हैं। जिससे कि जिस वर्ण को बोलने से हमारी जीभ तालु से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। जिससे कि हमारी जो नाक से और गले से आती है, नाक से आती है उसको कहते हैं मूर्ध्या। उस वर्णों को क्या कहते हैं, मूर्ध्या। उनकी ध्वनि कौन सी कहलाती है, मूर्ध्या। और जो कि कंठ से निकलती है उसे हम कहते हैं कंठस्य।
तो इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में जो इनकी ध्वनि प्रधान लिपि है वो उसको अलग अलग रूप में हम 5 वर्गों पे देने के पश्चात जो 5 वर्गों में आगे के 2 शब्द क ख च छ इनको हम क्या कहेंगे, अघोष के रूप में बोलते हैं। अघोष जिन्हें कि बोलने में ज़्यादा हमें जोर नहीं देना पड़ता हो, जिसके लिए हमें ध्वनि पर ज़्यादा अधिक दबाव नहीं डालना पड़ता है, और पीछे के तीनों को हम घोष वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो घोष और अघोष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उससे पहले हमारी देवनागरी लिपि में ये 11 स्वर होते हैं, जो कि जैसे व्यंजन है, तो व्यंजन के द्वारा हम शब्द लिखते हैं और शब्द लिखकर उन शब्दों का अर्थ बनाते हैं। लेकिन उन शब्दों में हमें अलग से मात्रा के रूप में हमें स्वर प्राप्त है, जो कि अ से लेके अंग तक है। तो जो हमारे 11 स्वर है वो 11 स्वर किस काम आते हैं, मात्राओं के। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर है जो किस काम आते हैं, मात्रा लगाने के काम आते हैं। 33 व्यंजन है जो हमारे किस काम आते हैं, जो हमारे शब्द बनाने के काम आते हैं। फिर उसके पश्चात जो 2 हम जो कि म और न की ध्वनि निकालने में अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में, अनुस्वार जो कि बिंदी के रूप में जिसकी की ध्वनि हम न और म के रूप में निकालते हैं, और जो चंद्र बिंदु के रूप में जिसकी की ध्वनि नाक से ही निकली जाती है उसे अनुनासिक के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में हम जब किसी में ह का प्रयोग करते हैं और उस ह को ना बताकर और हम 2 बिंदी के रूप में जब काम में लेते हैं तो हम उसे विसर्ग के रूप में काम में लेते हैं। और जब हम अगर किसी भी वर्ण को ध्वनि आधे के रूप में लेते हैं, लेकिन आधे के रूप में हम उसे बताना नहीं चाहते हैं, तो हम उसे हलंत के रूप में काम में लेते हैं। इस प्रकार हम देवनागरी लिपि में हर एक के लिए हम अलग अलग वर्णों को प्रयुक्त करते हैं। मात्राओं के लिए हमारे पास अलग शब्द है, शब्द बनाने के लिए हमारे पास अलग व्यंजन है। इनकी ध्वनियाँ हमारे मुख विवर में जहाँ से भी निकलती है उनका नाम भी उस प्रकार अलग अलग दिया गया है। यहाँ तक कि हम जो ध्वनि निकालते हैं और उन ध्वनि को हम वर्ण के रूप में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, उसे भी हम किसी न किसी चिन्ह के द्वारा बताया जाता है। ये क्या है, देवनागरी की विशेषता है। फिर दूसरी बात यह कि देवनागरी लिपि में टंकण में हम जो जैसा लिख रहे हैं हम वैसा ही उसको पढ़ रहे हैं। जो शब्द हमने जहाँ जैसा पढ़ा है, जैसा देखा है, उसका उच्चारण हम वैसा ही कर रहे हैं। जबकि इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हम बोलते कुछ और है और उसमें शब्द वर्ण कुछ और दे रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ, किससे स्टार्ट हुआ है, न से स्टार्ट हुआ है, लेकिन न साइलेंट रहकर और उसमें क्या बताया गया, के बताया गया। लेकिन हमारी हिंदी में हम जहाँ पर जो मात्रा लगा रहे हैं, जहाँ पर हम जो शब्द बोल रहे हैं, जिस शब्द को जिस रूप में बोल रहे हैं उसी को उसी की तरह लिखा जाता है। फिर दूसरी बात, हिंदी को एक ही रूप में गोलाकार रूप में लिख सकते हैं। हिंदी में हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसे कि हम छोटा या बड़े के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, एक ही आकार में एक जैसा हम लिख सकते हैं। लेकिन अन्य में जैसे अंग्रेजी भाषा सीखनी हो तो अंग्रेजी भाषा में क्या होगा, आप पहला वर्ण तो उसको बड़ा लिखो, फिर उसको छोटा लिखो, पहले को ऊपर की 3 लाइन में लिखो, बाकियों को नीचे की 3 लाइन में लिखो। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। तो जो जैसा बोला जाता है, जैसा देखा जाता है, वैसा ही उसका बोलने का तरीका होता है, वैसा ही उसके उच्चारण करने का तरीका होता है। और जो जैसा है उसको वैसे ही उसी रूप में बोलना, उसी रूप में उसको लिखना होता है। और उसके एक एक शब्द भी हमारे जो टंकण है, टंकण यानी कि जो कि लिखित रूप है, उसमें वो एक एक शब्द वैसा ही होता है जैसा कि हम बताना चाहते हैं या जैसा उसका उच्चारण करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में उसकी मात्राएं वहीं पर लगती है जहाँ पर उसकी ध्वनि आती है। जहाँ उसकी ध्वनि है, अगर छोटी ध्वनि है, पहले कम ध्वनि है तो छोटी मात्रा के रूप में, और लंबी ध्वनि है,
बड़ी ध्वनि है तो वह बड़ी मात्रा के रूप में लगाई जाती है। फिर उसके बाद में इसको रोमन में, जैसे रोमन में लिखते हैं तो एक फर्स्ट अंक के रूप में, फर्स्ट सेकंड, तो उसमें एक को आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा दिया। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। हमारे हिंदी में अंकों के रूप में भी हर एक की अलग विशेष पहचान है। उस पहचान के अनुसार हम अगर 1 से 9 तक की गिनती को ले लिया जाता है तो हम पूरी 100 तक की गिनती को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमें अलग से एक ही की पहचान को आगे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर एक अंक को अलग अलग रूप में बताया गया है। फिर उसके बाद में इसकी जो शैली है, प्राचीनतम शैली होने के कारण भी यह कई प्राचीन शैलियों के विकास में भी और हमारे हिंदी भाषा के विकास में भी आगे बढ़ाने में देवनागरी लिपि सहायक होती है। फिर देवनागरी लिपि की अन्य उपयोगिता में इसमें पारसी लिपि का प्रभाव है, कुछ इसमें फारसी लिपि का प्रभाव है, कुछ भाषा विज्ञान यानी कि हमारा जो आयोग है जो कि भाषा का प्रयोगों के द्वारा, भाषा का प्रचलन के द्वारा, भाषा का उच्चारण के द्वारा अपनी प्रयोगशाला में उसको पहले देखकर समझकर उसके बाद में आगे प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद ही ये देखा जाता है कि ये वर्ण शुद्धता के रूप में कहाँ तक खरा है। उसके बाद ही हमारी पुस्तकों में, हमारे साहित्य में उसको लिया जाता है। फिर उसके बाद में इसके जो अक्षर हैं वह सब एक जैसे नहीं, एक ही आकार के हैं, हम उसको एक जैसे ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम हमारी भाषा में हमारी जो लिपि है उसके अंतर्गत शिरोरेखा खींचते, ऊपर रेखा खींचने पर हमें ये पता रहता है कि इसको हम किस प्रकार से हमें बताना, उसकी सुंदरता भी होती है। शिरोरेखा खींचने पर उस शब्द की सुंदरता भी होती है और हम उसको पढ़ने में भी हमारे लिए आसानी होती है कि हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उसकी ध्वनि हमें किस प्रकार निकालनी है। फिर उसके बाद में हमारे देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो संयुक्ताक्षर है, 2 अक्षर मिलाकर जो संयुक्ताक्षर बने हैं उन संयुक्ताक्षरों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे क्षत्रिय, श और त्र, हम स और त्र को अलग अलग ना लिखकर एक ही वर्ण में श के रूप में, क्षत्रिय के रूप में हम लिखकर उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार त और र को हम 2 अलग अलग वर्णों में ना लिखकर संयुक्ताक्षर के रूप में, त्र के रूप में लिख सकते हैं। फिर ज्ञ से ज्ञानी वाला, ज और अ 2 अलग अलग वर्ण ना लिखकर हम ज्ञ लिखकर ही हम उसको काम ले सकते हैं। फिर श्रमिक वाला, श्र, स और र 2 ना मिलाकर हम संयुक्ताक्षर के रूप में इन चारों शब्दों को काम में लेते हैं। तो हम वर्णमाला के अगर अंकों की गिनती की जाए तो हमारे 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर, 2 अनुनासिक और अनुस्वार, 1 विसर्ग और 1 हलंत के रूप में हम काम में लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो आगे चलकर जो विकास हुआ है कि हिंदी भाषा किस प्रकार साहित्यिक रूप लिया है और उसमें हमने कौन कौन से वर्ण लिए हैं, कौन कौन सी भाषाओं को लिए हैं और इसको किस प्रकार हमने लिखित रूप देवनागरी लिपि के रूप में लिया। फिर उसके बाद में जो हिंदी की बोलियां हैं उसके सामान्य परिचय। हिंदी के से पहले जहाँ यहाँ पर छोटे रूप में जो भाषाएं बोली जाती थी और जब हिंदी भाषा बनने के पश्चात उसे जो बोलियों का नाम दिया गया, उसमें मोटे तौर पर हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। हिंदी भाषा 5 उपभाषाएं व 17 बोलियों के रूप में जानी जाती है। अब इसको 5 उपभाषाओं के रूप में, यानी कि जो इसका क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनमें जो 5 भाषाओं के रूप में बोली जाती है उन 5 भाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती है वह इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिम में बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी हिंदी। उसके अंतर्गत कोरवी या खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में क्या आती है?
कोरवी जो या खड़ी बोली कि जिसे कि रांगड़ बोली भी कहा जाता है, जिसमें कि कहीं पर भी सम्मानजनक कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रज भाषा, जो ब्रज में जो भाषा बोली जाती है उसे ब्रज भाषा कहा जाता है। हरियाणवी, जिसको हरियाणा में बोली जाने वाली, उसको उसका एक उपनाम और है बांगरू। हरियाणवी भाषा को बांगरू भी कहा जाता है। बुंदेल में बोली जाने वाली बुंदेली और कन्नौज में बोली जाने वाली कन्नौजी भाषा के रूप में। दूसरी उपभाषा के रूप में पूर्व हिंदी, यानी कि जो पूर्व में बोली जाने वाली हिंदी है उसे क्या नाम दिया गया? पूर्वी हिंदी के नाम से दिया गया। जैसे अवध में बोली जाने वाली अवधी, बघेल में बोलने वाली बघेली, छत्तीसगढ़ में बोलने जाने वाली छत्तीसगढ़ी। उसी प्रकार तीसरे रूप में जो राजस्थान में जो बोली जाती है उन बोलियों को अलग अलग उपनामों से, जैसे पश्चिमी राजस्थानी, जो पश्चिम में राजस्थान की जो पश्चिम दिशा है और उसमें जो बोली जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ी, राजस्थानी मारवाड़ी। फिर दूसरी पूर्वी, जो पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है उसे क्या दिया गया? जयपुरी या ढूंढारी। या तो उसको कहेंगे जयपुर में बोली जाने वाली है इसलिए जयपुरी, या उसको ढूंढारी नाम दिया जाता है। फिर मेवाड़ में बोले जाने वाली मेवाती, और फिर मालवा में बोली जाने वाली मालवी भाषा के रूप में जानी जाती है। फिर अगली इसकी भाषा उपभाषा के रूप में पहाड़ी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको क्या नाम दिया गया? पहाड़ी बोली। ठीक है, उसमें पश्चिमी पहाड़ी, यानी कि जो पश्चिम की तरफ जो पहाड़ी भाषा है भाग है और वहाँ पर जो बोली जाती है उसे पश्चिमी पहाड़ी। मध्यवर्ती, जो बीच के भाग में बोली जाती है उसको मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती में कुमाऊनी और गढ़वाली। कौन सी उपभाषा है? कुमाऊनी और गढ़वाली के रूप में। फिर उसके बाद में इसका जो पांचवा रूप है वो बिहारी, जो बिहार के क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? बिहारी। और उसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है उसको कहा जाता है भोजपुरी, मगही और मैथिली के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें इन सभी उपभाषाओं में हमारे पुराने समय में जो साहित्य है उस साहित्य के में, जैसे ब्रज भाषा में हमारा साहित्य लिखा गया। फिर अवधी में हमारा साहित्य लिखा गया। फिर उसके बाद में मैथिली में हमारा साहित्य लिखा गया। तो इनमें से कुछ खड़ी बोली में हमारा साहित्य लिखा गया, यानी कि इनमें से कुछ बोलियां ऐसी भी है जिसमें कि पुराने समय में हमारा साहित्य लिखा गया है और जो आज तक हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, वो उसमें जो लिखित रूप है उसको हमने किस तरीके से देखा, लिखित रूप में हमने किस तरीके से उसको काम में लिया जाता है, इसका क्या क्या स्वरूप है वो हमने देखा, और इसमें जो बोलियां बोली जाती है उस बोलियों का हमने जो छोटे रूप में है वो देखा। और इस प्रकार जो हमारी पहली इकाई है वो यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली क्लास में इसकी दूसरी इकाई लेंगे।